सखी सहेली। सखी सहेली। सुनने वाले सभी सखियों, सहेलियों, श्रोताओं को दीपा माहेश्वरी और नेहा शर्मा का नमस्कार। तो नेहा? दीपा जी, अब परीक्षा की घड़ी आ गई ऐसे कह सकते हैं क्योंकि सभी की वार्षिक परीक्षाएं बहुत नजदीक आ चुकी हैं और सब काफी डरे हुए भी हैं। और देखो ना, संदेश देख के तो ऐसा लग रहा है कि वाकई में घर घर में परीक्षाओं का लगता है माहौल बन गया है। क्या तनाव का बन गया है? तनाव का माहौल भी बन जाता है क्योंकि बच्चे परीक्षा को लेकर जितने तनावग्रस्त होते हैं, माता पिता भी उतने तनावग्रस्त होते हैं। लेकिन इस तनाव को आगे अभी ना बढ़ाते हुए हम ये पूछें, ये बता दें कि कौन कौन से विषयों पर हम आज बात करने वाले हैं। हाँ, ये बात तो वही, पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। देखो, तनाव परीक्षा के बारे में तो सब हमारे श्रोता और हमारी सखियां लिखी रही हैं जी। और बात होती है व्यापार में साझेदारी की। हाँ, तो ये जो पार्टनरशिप की बात होती है, कभी घर के किसी सदस्य के साथ हम करते हैं, कभी दोस्त के साथ करते हैं, कभी कोरोना के बाद हमने ये भी देखा कि बहुत सारी महिलाओं ने भी काम करना चालू किया, बिजनेस भी चालू करे, उन्होंने व्यापार भी चालू करा। तो कभी किसी दो सखियों ने मिलके किया, कभी कहीं अनजाने में ही कहीं किसी से मुलाकात हो गई। तो ऐसे कहीं पे अगर आपने देखा है या खुद किया है, आपके क्या अनुभव है या आप क्या सोचते हैं, साझेदारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या हो तो उनमें किस तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर हम जरूर अपने श्रोताओं के चाहते हैं कि वो अपने विचार हमें जरूर लिख भेजें। बिल्कुल। और साथ ही परीक्षाओं से वो किस तरह से निपटते आए हैं और कैसे वो अपने घर के जो बच्चे हैं उनको किस तरह से परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं, इस पर भी उन्होंने बहुत सारे विचार तो दिए हैं। साथ ही कुछ टिप्स अगर वो दें तो भी अच्छी बात होगी। साथ ही आज हम बात करने वाले हैं बच्चे परीक्षाएं और तनाव के अलावा व्यवसाय में साझेदारी की बात तो होगी ही, और बात होगी व्यंजनों की। बुधवार है भाई, तो फिर कैसे भूल सकते हैं कि रेसिपीज की बात तो निकलेगी ही। बिल्कुल। और सखी विशेष में आज हम बात करने वाले हैं वीरांगना नेली सेनगुप्त की। जी नेहा, जब बात स्वतंत्रता संग्राम की आती है ना, तो विदेशी मूल की कई सारी महिलाओं ने बहुत योगदान दिया हमारे आज़ादी के जो लड़ाई थी। और ऐसी एक महान व्यक्तित्व, उनका नाम है नेली सेनगुप्त। बिल्कुल। और उनका जन्म हुआ था 1886 में, कैम्ब्रिज इंग्लैंड में वो जन्मी। वहीं से उन्होंने अपनी शिक्षा भी प्राप्त की। चटगांव बंगाल के रहने वाले यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त अध्ययन के लिए जब इंग्लैंड पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात हुई नेली ग्रे से। और इसके बाद नेली ग्रे थी वो उस वक्त, तो उनकी उनसे मुलाकात हुई और यहीं 1909 में उन्होंने विवाह कर लिया। और शिक्षा जब उनकी पूर्ण हुई तो दोनों भारत आकर वापस आ गए भारत और वहां रहने लगे। और भारत आने पर उन्होंने अपने पति के साथ देश प्रेम को पूरी तरह, मतलब जब वो वापस आई तो अपने जो पति के जो देश प्रेम था उसको पूरी श्रद्धा से उन्होंने अपनाया। 1921 में जब यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे, तब आपने भी उनका पूरा साथ दिया। बिल्कुल। असम बंगाल की जब रेल हड़ताल हुई थी तो इसमें उनके पति जब गिरफ्तार हुए तो ये मोर्चा इन्होंने संभाल लिया। आपने खादी से बने कपड़ों पर तो प्रतिबंध को तोड़ा ही और घर घर जाकर खादी को बेचा, और यही कारण था कि अंग्रेजी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। नेली सेनगुप्त का साहसपूर्ण एक काम था जो बहुत उस वक्त चर्चा में रहा। वो बात है 1933 की। कोलकाता में राजनीतिक अधिवेशन की अध्यक्षता की बात है ये, और इस अधिवेशन के लिए निर्वाचित अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए थे। इस पर नेली को चुपचाप ही अध्यक्ष चुन लिया गया, क्योंकि क्या हो रहा था कि ब्रिटिश सरकार जो है वो अधिवेशन को रोकने के लिए हर उपाय कर रही थी, क्योंकि जो भी अध्यक्ष बनाया जाता उसे वो गिरफ्तार कर लेते, और जो भी स्थान वो तय करते ना कि हम इस स्थान पे अधिवेशन करेंगे, वहां पर पुलिस कब्जा कर लेती। तो ऐसे में जब बिना घोषित किए एस्प्लेनेड नाम के एक स्थान में अधिवेशन आयोजित किया और मंच से नेली ने भाषण दिया,
तो तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी ओर उनके पति तो पहले से ही जेल में बंद थे। नेली सेनगुप्त साल 1940 और 1946 में निर्विरोध बंगाल असेंबली के सदस्य चुनी गई थी और 1947 के बाद वे पूर्वी बंगाल में ही रहीं और 54 में निर्विरोध पूर्वी पाकिस्तान असेंबली की भी वे सदस्य बनी। बिल्कुल। और स्वतंत्रता जब हमें मिल गई, इसके बाद भी उन्होंने अपने पति के निवास स्थान चटगांव में ही रहने का उन्होंने फैसला किया, जो कि पूर्व पाकिस्तान में था। यहाँ के अल्पसंख्यक के हितों के लिए भी वो उन्होंने कई सामाजिक कार्य किए और यहीं पर वर्ष 1954 में उन्हें विधानसभा के सदस्य के रूप में भी चुना गया था। बिल्कुल। आजादी के 2 दशकों के बाद वो 1972 में भारत आई थी। एक भारी चोट के कारण यहाँ उनका इलाज किया गया और 1973 में कोलकाता में उनका निधन हो गया और इसी वर्ष में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। बिल्कुल। तो ये कह सकते हैं दीपा जी कि नेली सेनगुप्ता एक अंग्रेजी महिला थी। उसके बावजूद उन्होंने भारत में वो जब रही अपने पति के साथ, यहाँ के लोगों के लिए पूरा अपना जीवन न्यौछावर कर दिया और स्वयं को एक सच्चा भारतीय देशभक्त सिद्ध किया। इन्हें हम नमन करते हैं। अंधेरा हुआ उजारा, गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा, गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। टूटे दिल का बंधा सहारा, चमका चमका सुबह का तारा। सांस खुशी की तन में आई, अरमानों ने ली अंगड़ाई, जाग उठी उम्मीदें सारी, जाग उठी तकदीर हमारी, हमें किसी ने दूर पुकारा, चमका चमका सुबह का तारा, गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। मुरझाई कली क्या फिर से खिलेगी, मुरझाई कली क्या फिर से खिलेगी, खोई हुई क्या राहत मिलेगी, खोई हुई क्या राहत मिलेगी, कहीं ये तारा टूट न जाए, सुबह का साथी छूट न जाए, आँखों में रह जाए नजारा, चमका चमका सुबह का तारा, गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। गई उदासी रौनक छाई, रोशनी अब जीवन में आई, हंसी खुशी का छेड़ तराना, नाच उठे मन झूमे जमाना, समय सुहाना प्यारा प्यारा, चमका चमका सुबह का तारा, गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा, गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। तो सुबह का तारा तो चमक रहा है, लेकिन सुबह का तारा भी अब देख रहे हैं बच्चे, क्योंकि पढ़ाई की इतनी ज्यादा प्रेशर हो चुका है, इतना तनाव हो गया है कि सुबह से लेकर रात तक पढ़ते रहते, बस पढ़ते रहते हैं और फिर उसमें भी सुनने यही मिलता है कि पढ़ो, पढ़ाई ठीक से करो, नहीं तो परीक्षाओं में क्या होगा। और ऐसा लगने लगा है नेहा घर के माहौल में कि बच्चा तो है ही तनाव में, माता पिता में माँ ज्यादा तनाव में।
हाँ, लेकिन ऐसा आप कहेंगे तो हमारे जो श्रोता हैं वो कहेंगे कि भाई पिता भी तनाव में पूरी तरह से हैं। तो कह सकते हैं कि जो भी पढ़ाता है बच्चों को वो बहुत ज्यादा तनाव में है। उसे लगता है कि भाई पूरी तरह से अच्छे से पढ़ा दे और उनका जो साल भर की जो एक मेहनत है उसका फल मिलने वाला है और उसी की परीक्षा है। हाँ। तो माता पिता को अपनी परीक्षा भी लगती है, याद भी आ जाती है। वो देखो, वो जो बात कह रही हो ना, ये जो तुम, ये बोर्ड एग्जाम के वक्त जरा ज्यादा ही लगता है। हाँ। माता पिता इतने ज्यादा उसमें साथ साथ हो लेते हैं बच्चे के साथ, उनको लगता है अगर इसके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मैं ही मतलब फेल हूँ। हाँ, है ना, ये दिल पे इतना ज्यादा ले लेते हैं जी। अब उस चीज के लिए ये कहो कि बहुत सारे तनाव होते हैं, जैसे परीक्षा का तो है ही है, सहपाठियों का हो जाता है। हाँ। फिर घर में जो माता पिता दे रहे हैं वो भी है, या फिर परिणाम, आने वाला जो परिणाम है उसकी वजह से ही तो हमें आगे दाखिला मिलेगा। तो इसलिए भी शायद ये जो बोर्ड एग्जाम वाला है वो बहुत तनाव लगता है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा लगता है कि भाई अच्छी तरह से अगर हम व्यवस्थित तौर से, अच्छी तरह से अगर हम सारा ठीक से काम नहीं करेंगे, अगर अच्छी तरह से तैयारी नहीं करवाएंगे तो बच्चा तो पहले तैयारी करेगा नहीं। पहला तो एक थोड़ा सा भरोसा रहता है, फिर भी एक ऐसा लगता है कि हमें साथ में बैठकर तैयारी करवानी चाहिए। साथ ही ये भी लगता है कि भाई बच्चा अकेला बैठकर कितना पढ़ेगा और हमें साथ रहना चाहिए। वैसे हमारे एक साथी लिख भी रही हैं कि बच्चे से ज्यादा तो गार्जियन तनाव में रहते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात उन्होंने कही, क्योंकि जो भी पढ़ाई करते हैं बच्चे तो उनके माता पिता भी बिल्कुल उनके साथ पूरी पढ़ाई करते हैं, दूसरी बार पढ़ते हैं, तीसरी बार पढ़ते हैं, परीक्षा नहीं देते हैं। अरे भाई पता है क्या होता है कि अगर कोई कामकाजी है, मम्मी पापा दोनों ही अगर वर्किंग है तो वो लोग छुट्टियां ले लेते हैं, 2 महीने की, 3 महीने की। खुद हमने देखा है अपने आस पड़ोस में कि छुट्टी लेकर के वो बकायदा घर में टाइम टेबल बनता है और उनकी पूरी जो रूटीन है लाइफ की वो उस तरह से बन जाती है, इस तरह से निर्धारित करते हैं पूरी दिनचर्या कि वो बिल्कुल बस एग्जाम के आगे पीछे ही होती है। तो इस तरह से सारे जो घर का पूरा माहौल है वो परीक्षा वाला माहौल हो जाता है और एक एक पल परीक्षा होती है। परीक्षा से पहले जो बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं उसका ये तनाव सबसे ज्यादा होता है। सब बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो तुम। और भाई देखो, हमारी लिख रही हैं सखी हमारे लिखते हैं कि घबराहट और तनाव होना आम बात है। हर व्यक्ति की तनाव झेलने की क्षमता लेकिन अलग अलग होती है, हर व्यक्ति इसके लिए अलग तरीके से रिएक्ट करता है। हालांकि कई बार छात्रों के लिए परीक्षा के इस तनाव को झेलना बेहद मुश्किल हो जाता है। परीक्षा में तनाव के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बहुत सारा सिलेबस याद करना या परीक्षा में आने वाले सवालों को लेकर हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है। तनाव की यह सीमा कई बार सामान्य से ज्यादा हो जाती है, लेकिन घबराने या डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस तनाव का सामना करने की जरूरत है। और परीक्षा के अलावा प्रदर्शन की अपेक्षाएं, समय सीमा है, कार्यभार जैसे बहुत सारे ऐसे कारण हो जाते हैं जो तनाव को प्रेरित करते हैं। वही हमारे एक और साथी का लिखना है, बच्चे, परीक्षा और तनाव। आजकल पढ़ाई बच्चे करते हैं और टेंशन उनके माता पिता को रहता है। बोला जाता है भार विहीन पढ़ाई, लेकिन किताबें और लैपटॉप या मोबाइल के साथ और भी भारी होता जा रहा है। एक और स्कूल की पढ़ाई, बाद में ट्यूशन क्लास की पढ़ाई। बच्चे सुबह से लेकर शाम तक अपनी पढ़ाई के साथ व्यस्त रहते हैं, लेकिन आज के युग में ये जरूरी भी है और हितकारी भी। तो एक तरह से वो चिंता भी बता रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई करना जरूरी भी है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना नेहा कि पूरा दिन ही मतलब पढ़ाई से ही शुरू हो और पढ़ाई पे खत्म हो। तो ये सामान्य सा नहीं लगता। बच्चा कितनी बार बात करेगा, कितनी पढ़ाई के बारे में ही सोचेगा। या अब अगर थोड़ा सा खेलना भी चाहे तो पता चला उधर से दादा दादी टोक देते हैं, या उस कमरे से कोई, अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो कोई चाचा वगैरह टोक देंगे, या इधर से मम्मी कहीं किचन में से चिल्ला देंगे, या पिताजी अगर घर पे वापस लौटे हैं काम करके तो वो पूछेंगे कितना पढ़ा, क्या किया, क्या नहीं किया। तो हर चीज उसके लिए पढ़ाई से ही संबंधित ना हो, वो बहुत ज्यादा उसको तनाव देने लगेगा। ऐसा लगता है ना कि सब सिर्फ पढ़ाई के बारे में पूछ रहे हैं, उससे तो खुद को भी उसे बहुत चिंता रहती है उस चीज की, क्योंकि बार बार एक तो टोका जा रहा है जी। उस पर से उसे अगर बच्चा उस तरह से जागरूक है उसके प्रति तो उसे पहले ही उस चीज का तनाव ज्यादा रहता है। और उसके बाद में फिर बच्चे को ऐसा लगता है कि भाई फिर पढ़ाई के बारे में बार बार पूछा जाता है, तो उसे भी एक तरह से अपने ऊपर एक संदेह होता है कि क्या हमने सही से पढ़ाई की है कि नहीं की है, क्या और थोड़ी कर लूं, क्या इसे और एक बार पढ़ लूं। तो वो बहुत सारी जो स्थिति होती है, तो वो जो एकाग्रता है उसकी वो बाधित होती है, और इससे लगता है उसे कि भाई कुछ पढ़ाई कर लेना चाहिए, और एक बार पढ़ लेता हूँ, और एक बार सुन लेता हूँ। फिर वो सारे सवाल के जवाब जब एक साथ मिल जाते हैं ना तो फिर बड़ी मुश्किल होती है। बिल्कुल, लेकिन मुश्किलों को थोड़ा आसान भी करते चलते हैं। एक गीत सुन ले। बिल्कुल।
तीखा तीखा कजरा लगाया तूने, काहे को जादू जगाया तूने, ओ सजनी सुख रजनी। सारा मोरा कजरा छुड़ाया तूने, करवा से कैसे लगाया तूने। सजनी सुख रजनी, जरा नैन मिला ले, लगी दिल की बुझा ले, तेरे संग संग कोई आए, तेरा रूप सहा नहीं जाए। सारा मोरा कजरा छुड़ाया तूने, करवा से कैसे लगाया तूने। कहे सारा जमाना मुझे तेरा दीवाना, सदा हार हार तुझे चाहूं। मेरी प्रीत पुरानी हुई तेरी दीवानी, किया मार मार तुझे चाहूं। तेरे गम में दबा मुझे आए। तीखा तीखा कजरा लगाया तूने, काहे को जादू जगाया तूने, ओ सजनी सुख रजनी। ओ रसिया मन बसिया, ओ सजनी सुख रजनी। ओ रसिया। तो परीक्षा की बात हो रही है हम लोगों की, तो बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जिसमें परीक्षा के तनाव को लेकर बहुत सारी बातें की गई हैं। इसके बारे में तो हम वो जो भी कमेंट्स हैं उसमें भी बहुत सारी बातें बताई भी गई हैं, वो सारी बातें बताएं। उससे पहले दीपा जी, लेकिन एक बात ये होनी चाहिए कि किस तरह से तनाव मुक्त किया जा सकता है। तनाव की बातें तो है, वही है। हाँ, ये ज्यादा जरूरी है कि तनाव मुक्त कैसे रखा जाए। तो जैसे पहले हम बात कर रहे थे कि बिल्कुल सामान्य दिनचर्या हो, जैसे हमेशा रोज होती है। ऐसा नहीं हो कि ये जो 1.5-2 महीना है ना, अभी से लेकर के आगे आने वाले तक, वहां तक बिल्कुल आप हर चीज टेंशन में, चेहरा तनाव भरा हुआ, घर का सब लोगों का, ऐसा नहीं हो। अगर आप सुबह संगीत सुनना पसंद करते हैं तो वो लगाएं, या बच्चा जैसे उठ करके थोड़ा सा आलस में रहता है ना, अगर छोटा बच्चा है, छोटा क्या बड़ों को भी आ जाता है, उठते हैं तो एकदम ऐसा नहीं कि बिल्कुल ताजगी भरे मूड में उठते हैं, तो वो अगर करता है तो करने दीजिए। हर चीज में अगर आप उसको यही बात बार बार याद दिलाते रहेंगे, क्या है रिवीजन करना है, बैठो मत, जल्दी उठो, सब तैयार हो जाओ, नाश्ता कर लो, तो हर चीज में वो मतलब दिनचर्या को आप पढ़ाई से ना जोड़ते चले जाएं। जी। और इसी तरह से एक जैसे टाइम टेबल बनाने की जो कहते बात, टाइम टेबल सब तो उसको पालन नहीं कर पाते हैं अक्सर, लेकिन फिर भी अगर बना सकते हैं तो एक निश्चित टाइम है जिसमें वो पढ़ाई करता है, तो उससे पता है कि भाई अब मान लीजिए कि 12 बज गया तो 12 से 2 बजे तक मुझे पढ़ना है। बीच में अलग अलग विषय में पढ़ सकता हूँ, एक ही दिन में एक ही विषय पढ़ते पढ़ते भी हम बोर हो जाते हैं। तो जो विषय उसे बहुत पसंद है तो बीच बीच में जो वो ब्रेक ले सकता है किसी विषय में, जैसे किसी को गणित बहुत पसंद है तो वो गणित उसमें उस ब्रेक के समय में गणित आराम से कर सकते हैं। उसी तरह से किसी को अगर मान लीजिए कोई भाषा पसंद है तो वो जो चीजें पसंद है
उसे उस वक्त वो करने लगे जब वो बोझिल हो जाता है, पढ़ते पढ़ते उनको थकान सी लगने लगती है, तो आराम से बैठे बैठे वो कर सकते हैं। लेकिन नेहा, जो हाँ। जैसे तुम बात करो ना बीच बीच में ब्रेक की बात, ब्रेक में मुझे लगता है या बहुत सारे हमारे श्रोताओं को लगता होगा कि उस वक्त वो भी कर ले जो वो रोज करता आया, थोड़ी देर टीवी देख ले, जी है ना, या थोड़ी देर खेलने चले जाए। लेकिन दीपा जी, टीवी तो बिल्कुल बैन हो जाता है, खेलना तो बैन हो जाता है, वही तो नहीं करना है ना। हम यही तो बात है कि हमको सामान्य रखनी दिनचर्या, हमें दिनचर्या को इधर से उधर नहीं घुमाना। भाई बाकी के दिनों में बच्चा देखता तो है ना टीवी, हाँ, घर के भी लोग देखते हैं, तो आप भी वैसे ही देखिए जैसे देखते आ रहे हैं और उसे भी देखने दीजिए। तो इस तरह से तो वो कह सकते हैं, जब उन्हें तनाव ना हो, जिससे कि उन्हें लगे कि हाँ सामान्य सा वक्त है, तो वो भी निकल जाएगा। वो वक्त भी ऐसा ना लगे कि कुछ बहुत मुश्किल सा सामने आने वाला है, अब क्या होगा, अब क्या कर सकता हूँ मैं, कितनी पढ़ाई मैंने कम की है, या कुछ भी इस तरह की बातें वो ना करें। और घर में जब आराम से सबके साथ बैठकर जब वो खाना खाते हैं तो खाना खाएं। जिस तरह से वो कह रहे हैं ना, कुछ किताबें पढ़ने का शौक है तो किताबें पढ़ सकते हैं। खेलना पसंद है नीचे जाकर या घर से बाहर निकलकर, तो वो करने दीजिए। वो जो उस वक्त करता है, जो खेलने का समय है बच्चे का, वो जो रोज जिस तरह से बच्चों की दिनचर्या रहती है, उस वक्त जो भी वक्त में वो खेलते हैं उसको उस वक्त खेलने दीजिए। खेलने से भी और क्या, दिमाग में ताजगी बढ़ जाती है। थोड़ा घर से बाहर निकलते हैं बच्चे तो अच्छे फ्रेश होकर के वापस ताजगी भरे मन से, दिमाग से आते हैं। तो जब अगर आपको लगता है कि हाँ सांझ ढले फिर से पढ़ाना है, तो थोड़ी सी देर उनको शाम के वक्त खेलने देना बहुत जरूरी है। वही हमारे एक साथी कहते हैं, परीक्षा और तनाव हर घर में जहाँ बच्चे पढ़ने वाले हैं ये जरूर मिलेगा। हमारे समय में तनाव क्या है नहीं मालूम था, अब तो पहली कक्षा से ही माँ पिताजी को तनाव रहता है। सभी ये चाहते हैं कि मेरा बेटा या बेटी अव्वल आए, और जब ये नहीं होता तो निराश होकर तनावग्रस्त हो जाते हैं, जो सही नहीं है। ज्यादा डिमांड और डांटने से गलत कदम भी उठाए जा सकते हैं, अतः प्रयास करें बोझ ना बनाएं पढ़ाई को, आगे सब कुछ अच्छा होगा, धैर्य रखें। तो ये बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा कि बोझ की तरह ना उन पर थोपें किसी पर भी पढ़ाई को, वो बहुत ही मन से आराम से पढ़ सके, या अव्वल आने का जो एक बोझ होता है वो भी ना रखें, तो बच्चे के मन में परीक्षा का तनाव नहीं होगा। और परिणाम आते वक्त जब वो सोचने लगते हैं ना कि अगर हम पास नहीं हुए तो क्या होगा, अगर ये नहीं हुआ तो कई गलत कदम भी वो उठाते हैं, तो इतना तनाव ना बढ़ाया जाए। इसी तरह एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज बच्चों के तनाव की बात करते हैं तो परीक्षाओं के समय बच्चों का तनाव अक्सर बढ़ जाता है, लेकिन सभी बच्चों का दिमाग एक जैसा नहीं होता। कुछ बच्चे असफल हो जाते हैं, तो बच्चों के माता पिता को किसी दूसरे बच्चे से तुलना नहीं करनी चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है। और हिम्मत के साथ आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देना चाहिए, और एक बार असफल हो जाने पर दोबारा पास होने का अवसर मिलता ही है जब माता पिता का साथ होता है। और वापस से वो एक कहते हैं ना कि उसको फेल हो जाने को इतनी बड़ी बात नहीं कर लेनी चाहिए कि भाई बस अब जिंदगी में सब कुछ खत्म। क्योंकि जिंदगी में सिर्फ ये परीक्षाएं तो नहीं है, जिंदगी में बहुत सारी परीक्षाएं चलती हैं और उनमें कई बार हमें असफलता देखनी पड़ती है, तो उसे स्वीकार हम कर सकें। और गीत की इच्छा को भी स्वीकार कर ले। बिल्कुल। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। समझे ना? छुट्टी मिले तो खिलौनों से खेलो, छुट्टी मिले तो खिलौनों से खेलो, जल्दी से फिर तुम किताबों को ले लो, जल्दी से फिर तुम किताबों को ले लो। जी न चुराओ, बातें न बनाओ, जाहिर रहोगे तो होगे बदनाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। अलिफ से बोलो क्या होता है? उल्लू। ईमान। दुनिया में देखो ईमानदार रहना, दुनिया में देखो ईमानदार रहना, झूठ नहीं अच्छा सदा सच कहना, झूठ नहीं अच्छा सदा सच कहना। दिल को किसी के तुम न दुखाना, ऐसे ही नेकी करो सुबह शाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा
ईमानदार। बहादुर। बन के बहादुर तुम अपने वतन के, बन के बहादुर तुम अपने वतन के, निगे बाहर रहना तुम अपने चमन के, निगे बाहर रहना तुम अपने चमन के। इसको संभालो, गले से लगा लो, हो आजाद अब तो ना होना फिर गुलाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। अच्छा मुन्ना, बोलो से क्या होता है? तीतर। तकदीर। तकदीर क्या है तुम इसको भुला दो, तकदीर क्या है तुम इसको भुला दो, इल्म हुनर से अंधेरे मिटा दो, इल्म हुनर से अंधेरे मिटा दो। बढ़ते चलो तुम कदम को मिला के, फिर आएगी मंजिल करेगी सलाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। परीक्षा को लेके भाई बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने लिख भेजी है। एक ने लिखा है कि परीक्षा को लेकर डरने की जरूरत नहीं है, डर हमेशा नकारात्मक सोच लेकर आता है। अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखिए, बस अपनी तैयारी पर फोकस रखें। परीक्षा के दिनों में मन में बुरे विचार ना आने दें। वैसे भी विद्यार्थी का काम सिर्फ पढ़ना ही है। और हमारे एक और साथी कहती हैं, जिस तरह से हम अलमारी में अपने कपड़ों को एक सही ढंग से रखते हैं तो आसानी से मिल जाता है, उसी तरह से हम अपने दिमाग में जो याद किया है उसे एक बार याद सही तरीके से करें ताकि हम परीक्षा में न भूलें। तो ये तो किस तरह से याद हमें रहता उस पर भी निर्भर करता है। अपने अपने याद करने का अलग अलग तरीका होता है। कुछ होते हैं जो पॉइंट्स बनाकर याद करते हैं, हाँ, वो सबका अपना अपना रहता तो है। अपने तरीके से ही करें। ऐसा नहीं कि सामने वाला किस तरह से करे या हमारे साथी किस तरह से याद कर रहे हैं तो हम उसी तरह से करें। आप अपनी तरह से अगर एक तरीका बनाते हैं तो उससे भी आपको काफी फायदा हो सकता है। एक हमारे साथी लिखते हैं कि बच्चों को परीक्षा के समय बहुत तनाव रहता है, वैसे तनाव नहीं लेना चाहिए, फिर भी हो जाता है। हमारा कर्तव्य है कि बच्चों को समझाना चाहिए, तनाव मुक्त पढ़ाई करें, दिमाग कुछ भी नहीं सोचे, और हम सभी को भी दबाव नहीं देना चाहिए कि इतने नंबर लेकर आए, न कि किसी से तुलना भी नहीं, मतलब न तुलना करें और न ही नंबरों की जो मांग रहती है ना, कि भाई इतने तो लेकर आना ही है, उतने तो लेकर आना ही है, तो ये चीज बहुत बच्चे के अंदर तनाव पैदा कर देती है। बिल्कुल। और बच्चे को इस तरह से, अब जब जैसे आपने जैसे कहा ना, उसी तरह से हमारे एक साथी भी लिखते हैं कि सामान्य प्रक्रिया की तरह परीक्षा को लेना चाहिए। डिनर करें, टीवी देखें, सब जारी रहे, उनसे पूछें, मदद चाहिए तो कुछ मदद कर दें। तो इस तरह की उन्होंने बातें लिखी हैं। बिल्कुल उसी तरह से सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और नेहा, तो एक छोटा सा अंतराल ले लेते हैं और फिर आते हैं आगे की बात करने। अंतराल के बाद हम वापस आ चुके हैं। कार्यक्रम है सखी सहेली। और दीपा जी, हमारे एक साथी ने भी कहा कि बच्चों को पढ़ाई के बीच में हमेशा अंतराल देते रहना चाहिए। तो इस तरह का अंतराल जो होता है, ब्रेक जो होता है, बहुत जरूरी होता है, सबको लेना चाहिए।
और एक तरह से परीक्षा जो है वो एक साझेदारी की तरह ही है। माता पिता भी जिस तरह से सामान्य बनाए रहे माहौल को, बच्चे जो है अपनी पढ़ाई को अपनी तरह से व्यवस्थित तरीके से अगर करें तो सारा मामला बहुत जल्दी सुलझ जाता है। बिल्कुल, मतलब फिर इतना न कोई तनाव है, न कोई नकारात्मक विचार है, सब कुछ अपने आप अपनी अपनी जगह पे चलता रहेगा। बिल्कुल, है ना। और बात साझेदारी की अगर हो रही है तो साझेदारी पर हम बात करने वाले हैं। हमारे एक साथी ने इस विषय में लिखा है कि स्कूल में पढ़ा था, आज भी याद है, साझेदारी के गुण, स्थापना में सरलता, विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का संगम, साझेदारी की संख्या में सरलता से घटा बढ़ी, प्रत्येक कार्य पर पर्याप्त विचार विमर्श होना, अधिक लोच, कार्यकुशलता को प्रोत्साहन, असीमित दायित्व, अधिक पूंजी की उपलब्धता और जोखिम का बंटवारा। देखिए तो ये उन्होंने जो उनके पक्ष होते हैं, पहलू होते हैं, ये उन्होंने बता उन्होंने लिख भेजा है। और देखिए कितनी सारे अच्छे अच्छे उन्होंने गुण बताए और कितने अच्छे से पढ़ा होगा उस वक्त, जो आज तक उन्हें याद है कि हाँ, कौन यही तो बात है ना। बातें एक साझेदार में होनी चाहिए, है ना। और भाई देखो, अपने हुनर के मुताबिक काम करना शुरू करना बहुत अच्छी बात है, और साझेदारी में काम करना एक अलग बात हो जाती है नेहा। तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसे हमारे श्रोता ने गुण तो बता दिए साझेदार में, तो इसके साथ ये भी होता है कि सही साथी का चुनाव बहुत जरूरी। भाई बात जब पार्टनरशिप की है, बिल्कुल, तो हम किसको चुन रहे हैं अपना साझेदार, तो सबसे पहले तो वो देखेंगे। तो ये गुण जितने हमारे श्रोता ने बताया उसको तो देखेंगे ही, उसके साथ में पैसों का कि जो पैसों, बिना पैसे के तो कोई व्यापार होगा नहीं, तो बात पैसों की तो होगी ही। उसके अलावा अनुभव कितना है जिसको आप अपने साथ पार्टनर लेना चाहते हैं, वो बहुत जरूरी है। तो वही बात है कि अगर साथी सही होगा जिसके साथ हमें पार्टनरशिप करनी है, अगर दोनों की समझ मिल रही होगी आपस में, तो जो व्यवसाय है वो काफी अच्छी तरह से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां नहीं उसमें पैदा होंगी ना। यानी कि सोचिए अगर अलग अलग होगी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। एक कहीं और सोच रहा होता है, एक कहीं और सोचता है, तो इसमें सामंजस्य बिठाना कठिन हो जाता है। तो समय भी सही तरह से वो लगाएं, ऊर्जा पूरी तरह से वो अपनी उसमें लगाएं, साथ ही विश्वसनीयता दोनों के बीच में हो, ये सबसे जरूरी है। क्योंकि विश्वसनीयता नहीं होगी, आपस में विश्वास नहीं होगा, तो कोई मतलब नहीं है। और ये चयन करते वक्त ये याद रखना कि भावनात्मक रूप से चयन ना करें कि हमें कोई व्यक्ति, हमें ये पसंद है तो बस, या मेरा इसके साथ बहुत अच्छा बैठता है जी, तो मैं बस इसको अपना पार्टनर लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ, तो इस तरह नहीं होता। वहाँ पे हमें थोड़ी प्रैक्टिकल अपनी सोच रखना बहुत बिल्कुल, क्योंकि कई बार कोई व्यक्ति बहुत अच्छा होता है लेकिन व्यवसाय के मामले में उसके जो विचार हैं या वो व्यवसाय के मामले में अपने जो निर्णय है वो अच्छी तरह से नहीं रख सकता है। तो ऐसे में अगर आप उसको एक अच्छे व्यक्ति के रूप में आप उसके साथ में साझेदारी कर सकते हैं दूसरे तरीके से, लेकिन एक व्यावसायिक तौर पर अगर आप उसे साझेदार बनाते हैं तो उसके अंदर की व्यावसायिक की तरह के गुण होना बहुत जरूरी है, ताकि वो सही निर्णय लेने में आपकी मदद कर सके। बिल्कुल। और किस तरह का व्यापार आप शुरू कर रहे हैं, उसमें आपके जो पार्टनर है उसकी क्षमता कैसी है, उसकी जानकारी कैसी है, वो जानना, वो सोचना बहुत जरूरी है। उसके साथ उसी बात को लेकर के अनुभव उनका कितना है, ये भी सोच लेना, ये बात पे विचार करना भी बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। और साथ ही जिससे हमारे विचार मिलते हो वो अगर हमारा रिश्तेदार है या हमारे दोस्त हैं, तो उनके साथ जब आप एक व्यापारिक साझेदारी कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ही अलग रिश्ता हो जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे में आपको सबसे पहले ये सोचना बहुत जरूरी है कि अगर कुछ, क्योंकि आप साझेदार होते हैं किसी व्यापार में, तो आपकी आपसी बातचीत होती है, कई बार तनाव होता है, कई बार मनमुटाव होता है किसी बात पर, या किसी निर्णय को आपको जोर देकर कहना होता है कि नहीं यही निर्णय सही है, या किसी मामले में उन्हें ये कहना होता है कि नहीं यही निर्णय सही होगा। तो वो व्यवसाय के लिए अच्छा हो सकता है निर्णय, लेकिन इस तरह से जब जोर दिया जाता है, कुछ कहा जाता है, तो जो निजी संबंध है वो कहीं ना कहीं मार खाने लगते हैं और उसमें खटास आने लगती है। तो ऐसा ना हो, इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि जो हमारा निजी संबंध है वो एक अलग अपनी जगह पर अच्छी तरह से रहेगा, लेकिन जब हम आपस में बात करते हैं कि व्यापारिक साझेदार की तरह, तो वहां जब हम बात करते हैं तो वो उसी तरह से हम बात करेंगे। तो अगर ऐसा रिश्ता आपके बीच में हो सकता है किसी रिश्तेदार के साथ, किसी दोस्त के साथ, तो आप बिल्कुल ही उनके साथ व्यावसायिक साझेदारी कर सकते हैं। वैसे जो वाणिज्य के जो विशेषज्ञ होते हैं वो ये कहते हैं कि आप कोशिश करें कि किसी रिश्तेदार या आपके दोस्त के साथ, या बहुत ज्यादा जिनसे आपकी मतलब आपकी भावनात्मक तौर पे जुड़े हैं, तो उनके साथ आप व्यापार ना करें तो ही अच्छा। लेकिन हाँ, फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इन
विशेष व्यक्ति के साथ बहुत ही ज़्यादा मेरी अनुकूलता है या इसकी जो समझ है, इसकी जो जानकारी है, ये व्यापार के लिए बहुत अधिक लाभकारी है, तो बेशक सोचा जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर हमारे एक साथी ने लिख भेजा, उन्होंने साझेदारी के संबंध के बारे में एक परिभाषा तो दी ही है, साथ में उन्होंने ये भी लिखा है कि एक साझेदारी फर्म में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के संगठन को संदर्भित करती है, जहां वे एक व्यवसाय में के सह मालिक होते हैं और लाभ और साथ ही इसमें प्राप्त नुकसान को साझा करने के लिए सहमत होते हैं। साझेदारी शब्द का प्रयोग इन व्यक्तियों के बीच संबंध को दर्शाने के लिए किया जाता है। संघों के विभिन्न रूप हैं जो कि इस तरह के कार्य कर सकते हैं और साझेदारी उनमें से एक होती है। तो उन्होंने पार्टनरशिप का एक जो परिभाषा कैसे बोला जाएगा वो उन्होंने हमें बताया है। तो जब हम साझेदारी करते हैं दीपा जी, तो एक बात तो ये भी सोचना चाहिए कि कौन ऐसा व्यक्ति है दोनों में से जो अच्छी तरह से वित्त संभाल सकता है, जो पैसों का लेन देन हिसाब किताब बिल्कुल अच्छी तरह से कर सकता है। हाँ। तो उस व्यक्ति को वो हम चुन सकते हैं। अगर हम उतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं तो हम उन्हें चुने। एक साझेदार के तौर पर हम वो सारी गुण भी सामने वाले में खोज सकते हैं जो हमें कम लगते हैं। हमें लगता है कि हम भाई वित्त तो अच्छी तरह से नहीं संभाल सकते, हम निर्णय अच्छे ले सकते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को हम ऐसा चुन सकते हैं जो वित्त का काम बहुत अच्छी तरह से संभाल सकता है, जो भी व्यवसाय का है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हमें सोचनी पड़ती हैं और एक मेहनती और दूसरा मेहनती ना हो तो भी बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। बिल्कुल। और पैसों के हिसाब की भी बात कर ली कि हिसाब कौन रखेगा, कि ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी। अकाउंट्स में जो ज्यादा अच्छा है वो रखें और जिसपे दूसरे जो साझेदार है उसको पूरा भरोसा हो, तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और भाई बातें बहुत सारी होगी तो एक गाना चलाना भी जरूरी है। साथी मेरे साथी, साथी मेरे साथी, रुत आती जाती, रुत आती जाती, कहे तेरी मेरी कहानी, कहे तेरी मेरी कहानी। साथी मेरे साथी, रुत आती जाती, कहे तेरी मेरी कहानी, कहे तेरी मेरी कहानी। ऐसे हम साथी जैसे दिया बाती, ऐसे हम साथी जैसे दिया बाती, रब की बड़ी है मेहरबानी, रब की बड़ी है मेहरबानी। साथी मेरे साथी, रुत आती जाती, कहे तेरी मेरी कहानी, कहे तेरी मेरी कहानी। जी ने सारी ये दुनिया बनाई, ओ राम जी ने सारी ये दुनिया बनाई, हमने ये दुनिया सजाई। मजदूर हम हैं हम, किससे कम है हम, मजदूर हम हैं हम, किससे कम है हम। मेहनत की अपनी कमाई, हम ही अकेले दोनों से खेले, क्या आग है क्या पानी। कहे तेरी मेरी कहानी, कहे तेरी मेरी कहानी।
कि मेरे साथी रुत आती जाती कहे तेरी मेरी कहानी, कहे तेरी मेरी। तो साथी का साथ निभाना तो बात हो रही है, क्योंकि व्यवसाय में साझेदारी की बात हम कर रहे हैं। तो देखिए, वित्तीय भागीदारी की जैसे हमने बात की कि पैसे तो दोनों को लगाने होते हैं, तो लाभ कमाना लक्ष्य है तो पैसे लगाने होंगे, लेकिन ये भी तय करना चाहिए कि कौन योजना तो बन रही है, साथ में पैसों के बारे में खुलकर बातचीत ये होनी चाहिए कि पैसा कौन लगा रहा है, कितने प्रतिशत पैसे लग रहे हैं, अगर दोनों लगा रहे हैं तो, या एक ही व्यक्ति लगा रहा है तो। और अगर दोनों लगा रहे हैं और अपने व्यक्तिगत आय से योगदान दे रहे हैं या कर्ज लेकर के लेना उनके लिए सही है, ये बात पे भी खुलकर बात होना बहुत जरूरी है। तो ये प्रबंधन भी कैसा करेंगे उसके बारे में भी सब कुछ, अगर लिखित की जो बहुत सारी चीजों की, इन सब बातों की तो लिखित में जरूरत होती है, तो वो करना पहले से ही अच्छा रहेगा, ताकि आगे कहीं कहीं भविष्य में कहीं मन मुटाव हो जाता है तो आपके पास वो पूरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और इसके अलावा किन्हीं कारणों से अगर भविष्य में जो व्यवसाय है वो बंद करना पड़ जाए तो क्या होगा, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरह से निपटारा होगा, वित्त का कैसे निपटारा होगा, ये जो लेनदारियां देनदारियां जो हैं वो कैसे निपटाई जाएंगी, इसका भी फैसला शुरुआत से ही कर लेना चाहिए। बिल्कुल, कि अपना निवेश कैसे और कब वापस लिया जाएगा, या नुकसान हुआ तो दोनों इसकी भागीदारी रखेंगे, तो ये बात भी लिखित में होना चाहिए कि भाई जब एग्जिट की बात होती है स्ट्रेटेजी में, तो अब जब बाहर निकलना है तो वहां पे झगड़ा करके ना निकले। भाई जितना आपकी लागत लगी है उसमें अगर नुकसान है तो फिर वो नुकसान को कौन कौन उठाएगा, किस तरीके से उठाया जाएगा, ये सब चीज लिखित में हो तो बेहतर है। और ये सारी बातें जो हो रही हैं वो मौखिक रूप से तो चलो भाई तुम ये कर लेना मैं कर लूंगा, ये बातें जो हो गई तो हो गई, लेकिन अगर आप एक व्यवसाय में जा रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें लिखित रूप में लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार मनमुटाव की जो स्थिति आ जाती है उसके बाद फिर वो मतलब आपसी समझ नहीं रहती है, तभी मनमुटाव की स्थिति आती है ना, कि हमें इस तरह से ये नहीं करना है, या भाई ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो वो बहुत सारे जो मनमुटाव आते हैं। ऐसे में जब लिखित रूप से ये सारी चीजें मौजूद रहती हैं तो वो मनमुटाव की स्थिति में भी जो बातें हुई थी वो वैसी की वैसी रहती हैं। बिल्कुल। और नेहा, कानूनी पहलू को भी ध्यान में रख लेंगे अगर तो हमेशा वो सलाह जब होती है, कानूनी सलाह ले लें तो साझेदारी की बात और व्यवसाय की बात में हमेशा भाई चल रहा है तो बहुत अच्छा, और अगर किन्हीं कारणों से बंद भी करना पड़े तो वो खुशगवार तौर पे बंद हो। तो यहाँ पर जो भी जितना भी आपका डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है और कानूनी तौर पर ही वो बंद हो तो बेहतर है। और दीपा जी, जब व्यवसाय में साझेदारी हो रही है, मान लीजिए कोई व्यवसाय शुरू हो रहा है, तो मुंह मीठा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल। तो हमारे साथी ने भेजी है जलेबी की रेसिपी, वो हम साझा करते हैं। वैसे तो हम भी रेसिपी लाए, लेकिन हमारे साथियों की ओर से जो रेसिपी आई है पहले उसे हम साझा करते हैं। जलेबी के बारे में उन्होंने पहले लिखा है कि सुनकर ही मुंह मीठा हो जाता है, फिर तो बना लेते हैं। वो कह रहे हैं 1 कप मैदा, 1 टेबल स्पून दही, 1 टीस्पून बेसन, 1 टीस्पून गरम घी या तेल, चुटकी भर मीठा सोडा, केसर या खाने वाला पीला रंग, 2 कप शक्कर, 1 कप पानी, इलायची पाउडर। एक कढ़ाई में शक्कर पानी डालकर 1 तार की चाशनी बनाकर रखें। मैदा में दही, बेसन, सोडा, घी, 1 टीस्पून घी ही डालना है, गरम डालकर पानी डालें और खूब फेंट लें। बैटर पतला नहीं करना है, आसानी से गिरे बस इतना रखना है। अब 15-20 मिनट के बाद फिर से फेंट लें। जलेबी बनाने वाली बोतल में भरें, जो आती है एक बोतल जैसी, उसमें भर सकते हैं, और उसके बाद उसको तई में या फ्राइंग पैन में तेल या घी गरम करें। जब अच्छा गरम हो जाए तेल, तब आसानी से जलेबी बनाकर चाशनी में डालें। ध्यान रखें चाशनी ज़्यादा गर्म नहीं हो। चाशनी में केसर और इलायची पाउडर भी डालकर रखना है, शुरुआत से डाल सकते हैं या भी डालिए। गर्मा गर्म जलेबियाँ खाएं और खिलाएं। घर की जलेबी खाने का अपना ही मजा है। बिल्कुल। और अगर जलेबी का वो शेप बराबर ना बने शुरू में तो कोई घबराने की बात नहीं है, स्वाद तो देखिए अच्छा आ जाएगा। और सुंदर गीत का साथ हो तो और ही अलग बात है। बिल्कुल। मेरी जान कुछ भी कीजिए
चाहे जान मेरी लीजिए, मेरी जान कुछ भी कीजिए, चाहे जान मेरी लीजिए, पर दिल हमी को दीजिए, पर दिल हमी को दीजिए। कभी याद हमें भी कीजिए, कभी नाम हमारा लीजिए, कभी याद हमें भी कीजिए, कभी नाम हमारा लीजिए, सपनों में आया कीजिए, सपनों में आया कीजिए। कभी तो हमसे कर लो दो बातें, प्यारा मुखड़ा मोड़ के, तुम कहो तो धरती पे ला दूं चांद तारे तोड़ के, पर ये वादा हमसे कर लो जाओगे ना छोड़ के। कभी याद हमें भी कीजिए, कभी नाम हमारा लीजिए, सपनों में आया कीजिए, सपनों में आया कीजिए। याद आकर तेरी जो तड़पाए तो कोई क्या करे, तेरा दामन न हाथ में आए तो कोई क्या करे, चांदनी भी आग बन जाए तो कोई क्या करे। मेरी जान कुछ भी कीजिए, चाहे जान मेरी लीजिए, पर दिल हमी को दीजिए, पर दिल हमी को दीजिए। कभी याद हमें भी कीजिए, कभी नाम हमारा लीजिए, सपनों में आया कीजिए, सपनों में आया कीजिए। मेरी जान कुछ भी कीजिए, चाहे जान मेरी लीजिए, पर दिल हमी को दीजिए, पर दिल हमी को दीजिए। ये सब तो ठीक है, गाना वाना सुनते रहना चाहिए, लेकिन साथ में खाना भी बनाना चाहिए। हाँ भाई, मीठा तो तुमने बना दिया। तो अब अगर एक पूरी थाल की बात हो तो फिर एक सब्जी की भी जरूरत है। हाँ। तो हमारी श्रोता ने लिख भेजा है सब्जी, उन्होंने भेजी है अंगूर मखाने की सब्जी। वाह। ये कैसे बनाना है? 50 ग्राम मखाना लेना है, एक छोटा चम्मच घी में फ्राई कर लेना है, 50 ग्राम अंगूर, लंबे अंगूर जिन्हें कैप्सूल अंगूर भी कहते हैं ना, आजकल बहुत आ रहे हैं, 2 बड़े चम्मच देसी घी, आधा छोटा चम्मच अदरक लहसुन का बारीक बारीक कटा हुआ ले लीजिए, 2 मीडियम साइज के प्याज, आधा साबुत धनिया, 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच सौंफ, 1 साबुत लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता, आधे छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी कटोरी दही, आधा चम्मच काला नमक और सादा नमक अपना फिर बहुत थोड़ा सा डलेगा, अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए, और चुटकी भर कसूरी मेथी लेना है, 1 बड़ा चम्मच क्रीम, 300 ग्राम मावा। अब कैसे बनेगा? सबसे पहले एक पैन में घी डालें और उसे अच्छे से गर्म करें। अब मसाले जो साबुत धनिया है ना, जीरा, सौंफ, साबुत लाल मिर्च, तेज पत्ता, बारीक कटा अदरक लहसुन, ये सब डालकर थोड़े कुछ मिनटों के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए ही तलें, और बारीक कटे हुए प्याज डालकर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भून लीजिए। दही में हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर उसको डालकर अच्छे से फेंट लें और तेज आंच पर इस मिश्रण को पैन में डाल दें। इसे लगातार हिलाते रहें ताकि दही फटे नहीं। मसाला तब तक आपको पकाना है जब तक घी अलग से नहीं दिखने लगे। अब इसमें मावा मिलाकर अच्छे से पकाएं। मसाला चिपक रहा हो तो गर्म पानी मिला सकते हैं। अब लो फ्लेम पर इसमें क्रीम ऐड करें। इसके बाद इसमें मखाने डालें। मखाने पानी सोख ले और ग्रेवी हल्की गाढ़ी हो जाए तब इसमें कसूरी मेथी, काला नमक और सादा नमक, ये दोनों नमक का ध्यान रखना है, दोनों बहुत ज्यादा ना हो जाए, वो डालें। और अब गैस बंद कर दें और इसमें अंगूर मिलाना है। सब्जी में अंगूर डालने के बाद उसे थोड़ी सी देर ढक कर रख दें क्योंकि अंगूर भाप से ही पक जाएंगे। करीब 5 मिनट बाद ढक कर हटा दें और सब्जी के इसको आप फिर सर्विंग बाउल में ले लीजिए और धनिया पत्ती और जैसा आप चाहें क्रीम से गार्निश कर लीजिए, जैसा आप करें। और फिर किसके साथ खाएंगे इसको?
इसको गार्लिक नान के साथ खाएंगे। अच्छा, वो बताने वाली हो आप। जी, गार्लिक नान के लिए आपको करना है आटा, इसका जो लगाने के लिए हमें चाहिए मैदा 2 कप, नमक 1 छोटा चम्मच, मक्खन 1 बड़ा चम्मच, हरा धनिया 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ, पानी आवश्यकता के अनुसार, पिसी शक्कर चाहिए 1 बड़ा चम्मच, लहसुन 2-3 बड़े चम्मच कटे हुए। अब बाउल में मैदा, नमक, शक्कर, मक्खन, हरा धनिया और लहसुन मिला लीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें। मक्खन लगाकर 15-20 मिनट के लिए रखें। आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर बेलें। नान पर एक तरफ से पानी लगाइए और गर्म तवे पे इसे रख दीजिए। फिर तवा पलटकर सीधे आंच पर नान को सेकना है, यानी कि तवा को उल्टा रखना है आंच के ऊपर, है ना, और इस तरह से सेकना है। जब ये सुनहरा भूरा हो जाए तो नान को आंच पर दोनों ओर से सेकें। अच्छे से मक्खन या घी और हरा धनिया लगाकर गर्मा गर्म परोसें। किसके साथ? अंगूर मखाने की सब्जी के साथ। क्या बात है। तो अभी कुछ और बनाना है या एक गीत सुनना है? एक और बहुत ही अच्छी रेसिपी, कुछ नई सी रेसिपी भेजी हमारे एक श्रोता ने, और उसका नाम तो नहीं लिखा है, तो नाम क्या है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने लिखा है गाजर की कोई रेसिपी है। 2 गाजर, 1 छोटा पीस बीट यानी कि चुकंदर के पीस, आधा कटोरी चावल का आटा, 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर, 2 बड़े चम्मच अरारोट, 2 कटोरी शक्कर, केसर, इलायची और ड्राई फ्रूट कतरे हुए। गाजर को छिलकर छोटे छोटे टुकड़े करें और साथ में चुकंदर आधा कप पानी के साथ उबालना है। 2-3 सीटी बजाने पर गैस बंद कर दीजिए, कुकर बजाएगी ये सीटी। ठंडा होने पर मिक्सी के जार में डालकर पेस्ट बना लेना है। लगभग 1 कटोरी पेस्ट बनेगा। इसमें चावल का आटा डालकर अच्छे से आटे की तरह गूंथना है। कुछ देर रख दीजिए। तब तक चाशनी बनाते हैं। हमें गुलाब जामुन की चाशनी की तरह ही चाशनी बनानी है, जो कि ज्यादा गाढ़ी नहीं होती। अब इस चाशनी में केसर और इलायची डालिए। अब इस आटे में मिल्क पाउडर और अरारोट डालकर हल्का सा घी लगाते हुए अच्छे से मिक्स करें। अब सेव बनाने वाला जो सांचा होता है उसमें डालकर चौड़े तले वाले पैन में 2 चम्मच घी डालकर रोटी की तरह फैलाते हुए गोल गोल बनाएं। सावधानी से पलटें, दोनों तरफ सेकें। ये बहुत ही क्रिस्पी बनती है। जब बन जाए तो इसे छन्नी में रखें, जिससे कि दोनों तरफ से भाप निकल जाए और ये नर्म ना हो, यानी सख्त ही रहना चाहिए, करारी वाली। और बनाकर इसको रख सकते हैं। जब खाना हो तब चाशनी गर्म करें और चाशनी में डालें। इसे डुबाकर तुरंत निकालकर प्लेट में रखें और ऊपर से ड्राई फ्रूट डालकर सजाएं। तो एक बहुत ही अच्छी सी, ये कुछ मीठी सी जो भुजिया सेव होती है ना, उस टाइप की कुछ चीज लग रही है। तो हम चाहेंगे कि अगली बार हमें इसका नाम जरूर लिख के बताएं। बिल्कुल, कि आपने ये जो रेसिपी भेजी थी इसका नाम क्या है। लेकिन लग रहा है कि बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। हाँ, सच हुए सपने तेरे, झूम ले ओ मन मेरे। सच हुए सपने तेरे, झूम ले ओ मन मेरे। चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक। सच हुए सपने तेरे। बेकल मन का धीरज लेकर मेरे साजन आए। जैसे कोई सुबह का भूला सांझ को घर आ जाए। प्रीत ने रंग बिखेरे, झूम ले ओ मन मेरे। चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक। सच हुए सपने तेरे। मन की पायल छम छम बोले, हर एक पास तराना। धीरे
सच हुए सपने तेरे हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि व्यंजन की सामग्री बताई जाती है जो जैसे जैसे बताते हैं वैसे वैसे कल्पना के हिसाब से बन भी जाती है और खा भी लेते हैं। इसका फायदा ये है दीपा जी, किसी वजन भी नहीं बढ़ता है पेट भी नहीं भरता तो ये तो भाई अच्छी बात है अगर आप पूरी कल्पना में ले लेते हैं, लेकिन पेट तो वाकई में जब आप असलियत में कुछ खाएंगे तभी भरेगा। हाँ, बातों से भी पेट नहीं भरता है, लेकिन क्या करें जाने का वक्त जब समय कहता है कि भाई जाना होगा। बिल्कुल, तो जाना होगा, तो इसलिए हम अपने सभी साथियों को कहते हैं कि अच्छे अच्छे व्यंजन खाइए, तनाव बिल्कुल मत कीजिए और साझेदारी अपनी बना के रखिए जिंदगी के साथ, स्वास्थ्य के साथ, और बस खुश रहिए। तो फिर इजाजत दीजिए दीपा माहेश्वरी और नेहा शर्मा को नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।